हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम साइंस में लेसन 2 पॉइंट्स करने जा रहे हैं। देखिए अगला भाग पार्ट 3 प्रश्न नंबर 26 के अंदर हम ले रहे हैं पॉइंट नंबर 26 में कि पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। बिल्कुल आसान सवाल है कि पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है केवल। अगला देखिए 27 नंबर पॉइंट में कि यदि पीएच का मान 0 से अधिक है, 0 से अधिक तथा 7 से कम है, 7 से कम है तो विलयन कैसे होगा आपका। तो आपको देख सकते हो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है अम्लीय। केवल आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। पूछ क्या रहा है हमें क्या चीज़ पूछ रहा है, उस हिसाब से हम क्या देंगे, उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, आराम से सुनिए ध्यान से, तो ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। देखिए वापस कि पीएच का मान क्या है, 0 से अधिक है तथा 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा आपका, अम्लीय। नेक्स्ट कि पीएच का मान अब क्या है, 7 है। बिल्कुल कितना है, एक्यूरेट 7 है, न कम न ज़्यादा, केवल 7 है तो विलयन आपका कैसा होगा, उदासीन। आगे देखिए पीएच का मान 7 से अधिक है तथा 14 तक है, 7 से अधिक तथा 14 तक है तो विलयन क्षारीय होगा आपका। आगे देखिए पॉइंट नंबर 28 में सबसे अधिक अचायन कहाँ पाए जाते हैं। पीएच स्केल होती है हमारी, पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल 1, उसमें इधर होता है आपका 0, लेफ्ट हैंड साइड में बीच में 7 और यहाँ पर क्या होता है आपका 14 होता है लिखा हुआ। फिर यहाँ 0 से लेकर 7 तक मान होते हैं, ये सब के सब अम्लीय होते हैं। देखा भी आपने, 7 के बाद से लेकर 14 तक क्षारीय होता है और केवल 7 पर उदासीन होता है विलयन। तो ये कह रहा है कि सबसे अधिक अचायन कहाँ पाए जाते हैं तथा सबसे कम अचायन कहाँ पाए जाते हैं, पीएच स्केल पर। देखिए पीएच स्केल हो गई है, तो जो चीज़ अम्लीय ज़्यादा होगी आपकी तो उसमें अचायन ज़्यादा होंगे। तो देखिए इसका उत्तर कैसे देते हैं हम, सबसे अधिक अचायन 0 के पास होते हैं, 0 दिख रहा है यहाँ पर। अचायन क्या होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे अचायन। सबसे अधिक अचायन आपके 0 के पास होंगे, 0 और 1 के बीच में सबसे ज़्यादा आपके अचायन होंगे। फिर सबसे कम अचायन कहाँ होंगे आपके, 6 और 7 के बीच में। धीरे धीरे क्या होगी, जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा आपका अम्लीयता धीरे धीरे कम होती जाएगी, अम्लीयता धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए यहाँ पर अचायन क्या होंगे, कम होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे आपके अचायन ज़्यादा होंगे 0 के पास में। तो बिल्कुल आसान उत्तर था, सबसे अधिक अचायन आपके 0 के पास होंगे, 0 और 1 के बीच में कह सकते हो आप, और सबसे कम अचायन 6 से 7 के बीच में। अगला इसी में 4 के आधार पर कहेंगे। अब इसमें सबसे अधिक वो अचायन कहाँ होंगे आपके, सबसे अधिक तो 14 पर होंगे। कहाँ होंगे, 14 पर, यार 14 आपका इधर। फिर सबसे कम वो अचायन आपके कहाँ होंगे, कम, यानी कि 7 और 8 के बीच में। क्यों, क्योंकि 7 8 के पास में यह दुर्बल क्षारीय होता है तो वो अचायन कम रहेंगे इसमें। और सबसे अधिक वो अचायन आपके कहाँ पर है, 14 पर होते हैं, तो वो अचायन डेफिनेटली वहाँ पर क्या होंगे, सबसे अधिक होंगे। तो यहाँ देखिए वापस देख लीजिए एक बार कि सबसे अधिक वो अचायन 14 पर और सबसे कम वो अचायन आपके कहाँ होंगे, 7 से 8 के बीच में। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल। परिभाषा हो रही है आपकी कि सबसे प्रबल अम्ल की, प्रबल मतलब मजबूत, प्रबल का मतलब क्या है, मजबूत। तो अधिक संख्या में अचायन उत्पन्न करने वाले अम्ल, अधिक संख्या में अचायन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए HCl, H2SO4, H NO3, ये सब के सब क्या है, प्रबल अम्ल हैं। फिर आगे दुर्बल अम्ल की परिभाषा देखिए, कम संख्या में अचायन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो फर्क क्या है, एक शब्द का फर्क है केवल, अधिक और कम का, केवल अधिक और कम। प्रबल कह रहा है तो अधिक संख्या में अचायन है आपके पास, दुर्बल कह रहा है तो कम संख्या में अचायन है। देखिए इसके उदाहरण, देखिए इसके उदाहरण CH3COOH, दूसरा है H2CO3, ये 2 दुर्बल अम्ल हैं। नेक्स्ट है प्रबल क्षारक, जैसे प्रबल अम्ल था उसी प्रकार प्रबल क्षारक आ गया। अब
तो अधिक संख्या में OH आयन, यहाँ पर फर्क क्या हो गया, पहले H आयन था अम्ल में और क्षारक में OH आयन होता है, आप जानते हो OH आयन। अधिक संख्या में OH आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक प्रबल क्षारक कहलाते हैं अधिक संख्या में। ठीक है, प्रबल क्षारक हो गया, उदाहरण NaOH, KOH। दुर्बल क्षारक, दुर्बल मतलब कमज़ोर, तो कम संख्या में OH आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, उदाहरण NH4OH और AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, ये आपका क्या, आपका दुर्बल अम्ल है। वापस देखिए प्रश्न क्या आएगा, यहाँ से प्रश्न आने का चांस क्या बनता है कि कोई दो या कोई एक अम्ल का, प्रबल अम्ल का नाम बताओ, प्रबल अम्ल, तो ये आपके प्रबल अम्ल है HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण ज़्यादा पूछते हैं, ध्यान रखना, परिभाषा कम पूछी जाती है आपकी, उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। दुर्बल अम्ल CH3COOH, H2CO3, ये दो अलग अलग आपके क्या हैं, उदाहरण है। प्रबल क्षारक NaOH, KOH, दुर्बल क्षारक NH4OH, Al और OH का होल थ्राइस। ठीक है, आगे देखिए आप पेज नंबर 7 पर देखिए। अब पॉइंट नंबर 34 कि मानव शरीर कितने pH तक कार्य करता है, यानी परास क्या है, कि मनुष्य शरीर है किस बीच परास के बीच में कार्य करता है, pH की परास क्या है, कि मानव शरीर की pH परास क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक काम करता है ये, तो बिल्कुल आसान है इसका उत्तर 7 से 7.8 pH के बीच में काम करता है। pH का मान कितना होता है मानव शरीर के लिए, 7 से 7.8 के बीच pH का मान है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 35, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान है, जब वर्षा जल की pH का मान 5.6 से कम हो जाए, जब वर्षा के जल की, बरसात का पानी होता है हमारा, उस जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर पॉइंट देखिए, हमारे उदर में दर्द एवं जलन क्यों होती है, हमारे उदर में यानी पेट में दर्द एवं जलन क्यों होती है। फिर आगे कह रहा है इस दर्द से मुक्ति के उपाय बताइए, तो देखिए अलग अलग छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर इसके उत्तर देंगे हमें, आपको डायरेक्ट लिखना ही है, जब ये आ जाए आपको तो डायरेक्ट लिखना है। देखिए दर्द जलन क्यों होता है, हमारा उदर यानी पेट होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। फिर देखिए आगे, ये उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी पेट को नुकसान नहीं पहुँचाता है, केवल भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है ये। तीसरा पॉइंट, अपच की स्थिति में यानी खाना जम नहीं हो रहा है आपका, उस स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस कारण से क्या होता है, दर्द और अनुभव होता है, दर्द और जल का अनुभव होता है, जलन का। अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है पेट में, इसलिए क्या होता है, ये दर्द और जलन होती है हमारे को। अपच की स्थिति में, तो मेन उत्तर यहाँ से आपका, अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। फिर इसका उत्तर देखते हैं हम, इस दर्द से मुक्ति के उपाय, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड की गोली होती है वो लेनी पड़ती है। क्या होता है एंटासिड की गोली के अंदर, देखिए जिसमें दुर्बल क्षारक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्षारक का नाम क्या है, दुर्बल क्षारक होता है एंटासिड की गोली में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है उससे कि हमारे पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो अम्ल को उदासीन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्षारक का। तो क्षारक ले लिया आपने, तो अम्ल की अधिक मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ से उदासीन हो जाएगी, पेट में दर्द और जलन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे दांत, दंत क्षय का कारण बताइए, दांत क्यों खराब हो जाते हैं, दांत क्यों खराब हो जाते हैं। तो देखिए मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर, हमारे मुंह के pH का मान 5.5 से
कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ होता है। पहली चीज़, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षय होना, खराब होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो 1 नंबर पर प्रश्न आ सकता है ये कि दंत क्षय कब खराब होते हैं, कि पीएच का मान बताइए। तो पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। आगे, दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। दांतों के ऊपर कवर होता है बिल्कुल सफ़ेद रंग का, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीएच मान कम होने से हट जाता है, फिर दांत हमारे खराब शुरू होना हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, जल में नहीं घुलता है, यानी मुंह में पानी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो यह संक्षारित हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। आगे कैसे होता है खराब, देखिए किस कारण से पीएच मान कम हो जाता है। 5.5 से कम पीएच मान हमारे मुंह का कैसे हो जाता है, उसका उत्तर देखिए अब कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, क्या करते हैं देखिए, वो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं अन्य खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके, यानी बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में हमारे मुंह में कुछ भोजन के दाने रह जाते हैं, दांतों में फंसे हुए रह जाते हैं। उस भोजन में यदि शर्करा है या कुछ अन्य मीठी चीज़ है तो उस पदार्थ को क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया खा लेते हैं, उसको निम्नीकृत कर देते हैं। उससे की वजह से क्या होता है, अम्ल उत्पन्न हो जाता है हमारे मुंह में, अम्ल की मात्रा बन जाती है, जिसकी वजह से पीएच का मान 5.5 से नीचे चला जाता है। पीएच का मान क्या हो जाता है, 5.5 से नीचे चला जाता है, 5.5 से, जिससे दांतों का इनेमल धीरे धीरे हट जाता है। इनेमल धीरे धीरे हट जाता है, दांतों का इनेमल धीरे धीरे हट जाता है और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे दांत खराब होते हैं। तो हमारे दंत क्षय रोकने के उपाय बताइए। देखिए, तो दंत क्षय रोकने के क्या उपाय है, भोजन करने के बाद मुंह की सफाई करें, यानी कि कुल्ली करें, या क्षारीय दंत मंजन से दांतों की सफाई करें। इन 2 चीज़ों को, तरीकों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारे दंत क्षय को रोक सकते हैं। देखिए पेज नंबर 8, इसमें हम करने जा रहे हैं अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 39, प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से और किस में पाए जाते हैं। ये सिरके में, और कौन सा अम्ल होता है, संतरे में, नींबू में, टमाटर में, इन सब में कौन कौन से अम्ल होते हैं। देखिए, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल, संतरे में, नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरे में, नींबू में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट है खट्टा दूध या दही, उसमें आपका लैक्टिक अम्ल होगा, दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल आसान है। चींटी का डंक हो या नेटल पौधे का डंक हो, उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 40, मधुमक्खी के डंक या चींटी का डंक, नेटल डंक या मकड़ी होती है वो काटती है, तो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। ध्यान रखना, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। अगला, परबल अम्ल, परबल क्षारक से बने लवण का पीएच कितना होता है, 7। अम्ल भी परबल है, क्षारक भी परबल है, तो दोनों उदासीन हो जाएंगे, पीएच का मान 7 रहेगा। परबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, तो क्षारक तो दुर्बल है तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा, अम्ल क्या है, परबल है, उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो लवण क्या रहेगा आपका, 7 से कम, यानी कि अम्लीय है। लवण कैसा रहेगा आपका, 7 से कम, यानी कि अम्लीय है। आगे, परबल क्षारक दुर्बल अम्ल है, इस बार चेंज कर दिया हमने, क्षारक है वो परबल है और अम्ल दुर्बल है, तो अम्ल का प्रभाव कम पड़ेगा और क्षारक का प्रभाव ज़्यादा रहेगा,
तो जो लवण होगा आपका वो क्षारीय होगा। pH का मान क्या होगा उसका 7 से अधिक होगा, क्षारीय होगा। आगे पॉइंट नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है इसमें। यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पार्ट से ध्यान रखना, इस पार्ट में 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, पहली चीज निर्माण, समीकरण और उपयोग, ये 4 चीज़ें पूछ जाती है यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले इसका उत्तर है और इसका प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है वो बताता हूँ मैं आपको। तरीका देखो आगे आ जाएगा अगले 2-3 प्रश्नों में आपको, कि आपको उपयोग दे देता है पहले यहाँ से। जैसे कि दे दिया यहाँ पर कृत्रिम फाइबर दे दिया, यहाँ पर नाम कृत्रिम फाइबर में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, रासायनिक यौगिकों का, उसका सूत्र दीजिए, निर्माण बताइए और 3 उपयोग दीजिए। तो आपको उसमें साथ में समीकरण भी लिखनी है और ये 4 पॉइंटों के उत्तर देने होते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 42 सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र दीजिए, निर्माण, समीकरण, उपयोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया NaOH, NaOH। निर्माण देखिए कैसे करते हैं इसका, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या चीज़ लेनी है हमें, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलय लेना है और उसके अंदर हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो ये वियोजित होकर NaOH बना लेगा। ठीक है, समीकरण देखिए 2NaCl सोडियम क्लोराइड आ गया, H2O जल हो गया, पानी में डाला इसको, जलीय विलयन हो गया आपका। फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा देंगे, या लिख देंगे विद्युत धारा, तो ये हो जाएगा 2NaOH Cl2 H2, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस है वो उड़ जाएगी आपकी। उपयोग देखिए, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में ये काम आता है, कागज़ बनाने में काम आता है, कृत्रिम फाइबर, और मैंने प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कोई भी चीज़ आ जाए आपको, कोई भी रासायनिक पदार्थ आ जाए, रासायनिक यौगिक, तो उसके अंदर आप में ये चीज़ लिखनी है। एक उपयोग तो ये फिक्स हो जाता है हमेशा ही, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट है कलोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं और क्यों, कैसे, पहले तो परिभाषा पूछ रहा है और इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड है ये चीज़ है आपका, उसका जलीय विलयन है से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये वियोजित होकर NaOH बनाता है। यही वाली परिभाषा बिल्कुल सेम यही चीज़ है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह है NaOH बनाता है, वियोजित होकर NaOH बनाता है। इस प्रक्रिया को कलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसका उत्तर देखिए, जब पूछेगा आपको क्यों कहते हैं तो आपको लिखना ही है, क्योंकि इसमें क्लोरीन यानी कि क्लोर हो गया और क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। 2 चीज़ बनती है, एक तो क्लोरीन बन रही है तो यहाँ से नाम आ गया क्लोर, दूसरा क्षारक बन रहा है आपका क्षार, तो वहाँ से आ गया क्षार, तो क्लोर क्षार नाम आ गया आपका, क्लोर क्षार अभी की प्रक्रिया। क्लोरीन से आ गया क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, वहाँ से आ गया क्षार, तो क्लोर क्षार नाम पड़ गया इसका। नेक्स्ट है पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 44। देखिए इसमें पॉइंट नंबर 44 क्या कह रहा मैं, कि पीने के जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, पीने का जल होता है उसे जल होता है उसको जीवाणु से मुक्त करना है, तो किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो बताया मैंने आपको पहले कि उपयोग में से आपको एक उपयोग देता ऊपर और कहता है कि फिर इसका सूत्र बताइए, निर्माण बताइए और उपयोग बताइए। इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, तो बिल्कुल उसी प्रकार मैंने प्रश्न बनाया आपके लिए। देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, प्रश्न पूछ रहा है ना हमें कि किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, यौगिक का नाम बताना है ना, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो नाम बता दिया हमने कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। फिर आई कह रहा है सूत्र दीजिए, तो ये लीजिए सूत्र, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। फिर कह रहा है निर्माण बताइए, तो निर्माण देख लीजिए कैसे करेंगे निर्माण हम, शुष्क बुझे हुए चूने,
शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि CaOH का ऑल्टवाइज, CaOH का ऑल्टवाइज पर क्लोरीन की क्लोरीन की क्रिया कराएंगे से विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। देखिए दो चीज़ आ गई अपने पास में, एक तो शुष्क बुझा हुआ चूना आ गया, बुझा हुआ चूना, उसके ऊपर क्लोरीन गैस डालनी है, हमें प्रवाहित करनी है, तो फिर क्या बन जाएगा आपका विरंजक चूर्ण बन जाएगा। आपका समीकरण देख रही है आपको, CaOH का ऑल्टवाइज प्लस Cl2 कन्वर्ट इंटू CaOCl2 और साथ में जल भी बनेगा। तो हमें इससे मतलब है। आगे उपयोग देखिए, सूती व लिनन के वस्त्र विरंजक रंगने में, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा में, लाउंड्री में, साफ कपड़ों के विरंजन में, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में, रासायनिक उद्योग होते हैं उसमें उपचाय के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और आगे है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में बताया था मैंने, यह तो फिक्स है ही है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 45, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किस यौगिक का उपयोग होता है। रसोई घर है उसमें पकौड़े बनाने एकदम स्वादिष्ट, उसमें किस चीज़ का उपयोग होता है, वही सूत्र निर्माण समीकरण और उपयोग देखिए। तो यौगिक का नाम है आपका बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, यौगिक का नाम है बेकिंग सोडा। सूत्र देखिए इसका NaHCO3 निर्माण, पहला देखिए यारा NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। एक उपयोग हो गया आपका, एक तरीका हो गया बेकिंग सोडा बनाने का कि NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। समीकरण ये रही NaCl प्लस H2O CO2 NH3, इन सब से आपका अमोनियम क्लोराइड और यह बेकिंग सोडा बन जाता है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरी विधि है बनाने की, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो आपको NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट विलयन में, विलयन मतलब जल हो गया, ठीक है, जल के अंदर डाल देंगे सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन हो गया, CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो आपका बन गया ये NaHCO3। आगे देखिए उपयोग इसके, बेकिंग पाउडर बनाने में एंटासिड के संघटक के रूप में, एंटासिड जो क्या होती है, जब आपके पेट में जलन दर्द होती है तो उसको दूर करने के लिए एंटासिड की गोली ली जाती है, उसमें भी ये काम में ली जाता है एंटासिड, ये NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। फिर तीसरा उपयोग सोडा अम्ल यानी कि अग्निशामक होता है, आग बुझाने वाला, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आगे देखिए CO2 के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाने की रासायनिक समीकरण दीजिए। कि आटा गूंथते हैं बेकरी वाले तो क्यों, किस कारण से उसके अंदर खमीर डाला जाता है आटे के अंदर, तो वो खमीर का आटा क्यों फूल जाता है, उसके लिए समीकरण देनी है हमें। तो देखिए NaHCO3 प्लस अचायन, NaHCO3 प्लस अचायन, ये क्या आपका बेकिंग सोडा है जो डाल रहे हैं हम, तो इससे क्या बनेगा आपकी आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी खमीर की वजह से, खमीर की वजह से क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जिसकी वजह से आटा आपका फूल जाएगा। ईस्ट कोशिकाएं होती हैं जो क्या करेगी, कोशिका शोषण करेगी और उस वजह से आटा फूल जाता है, आटा फूल जाता है CO2 गैस की वजह से, जल और अम्ल का सोडियम लवण। नेक्स्ट है पेज नंबर 10, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, उसका सूत्र, निर्माण, समीकरण और सामान्य नाम बताना हमें। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करेंगे हम, किस नाम है ना, किस यौगिक का उपयोग करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का। फिर है दूसरा सूत्र पूछ रहा मैं, तो Na2CO3 डॉट 10H2O लगाना बहुत ज़रूरी है। निर्माण, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, सोडियम कार्बोनेट होता है आपका Na2CO3, उसका पुनः क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण मतलब जल के अणु जोड़ देंगे, जल से अभिक्रिया करा देंगे तो धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा, हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। आगे
ये रही समीकरण इसके। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसका क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। प्लस की जगह यहाँ पर क्या लग गया, डॉट। यही फ़र्क है। यह रासायनिक समीकरण हो गई आपके। उपयोग देखिए अब, कांच, साबुन, कागज उद्योग में, घरों में साफ सफाई के लिए, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इन सब में इसका उपयोग होता है। और इसका सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम है इसका धोने का सोडा। धोने का सोडा। आगे, क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। लवण के इकाई सूत्र लिखने में, देखिए किस प्रकार याद कराता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से आराम से। लवण के इकाई सूत्र लिखने में, सूत्र लिख रहे हैं उसमें, किसी भी लवण का हम क्या करें, सूत्र लिख रहे हैं उसमें। जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है, जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है, उसको क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट है, ये आपका लवण हो गया। इसके अंदर जितने जल के अणु हैं, जल के अणु हैं, ये आपके क्रिस्टल जल कहलाएंगे। तो इसमें कितने क्रिस्टल जल है? 5। सोडियम कार्बोनेट में 10 क्रिस्टल जल है, जिप्सम में 2 क्रिस्टल जल है। इसको कॉपर सल्फेट को नीला धोता भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग क्या होता है, नीला। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का सूत्र, निर्माण समीकरण उपयोग लिखिए। तो देखिए सूत्र, CaSO4 डॉट आधा जल का अणु, CaSO4 डॉट आधा जल का अणु। निर्माण, जिप्सम को जब क्या करेंगे हम, 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो यह जल के अणुओं को त्याग देगा, इसमें से जल के अणु निकल जाएंगे बाहर और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिए समीकरण, यह जिप्सम है आपका CaSO4 डॉट 2H2O, 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट डॉट आधा जल का अणु, कैल्शियम सल्फेट डॉट आधा जल का अणु, इसलिए आधा जल का अणु है, इसलिए अर्ध हाइड्रेट हो गया नाम इसका, अर्ध हाइड्रेट। 1.5 जल का अणु क्या हो रहा आपका, निकल जाएगा बाहर। आगे उपयोग देखिए, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, घरों में पुट्टी करते हैं तो वहाँ पर ये काम आती है। डॉक्टर क्या करता है, टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर रखने के लिए प्लास्टर में उपयोग करते हैं। प्लास्टर चढ़ाते हैं, जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर होता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है एक और, देखिए क्या है प्रश्न वो, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, यानी कि सूखे बर्तन में क्यों रखते हैं POP को? POP को सूखे बर्तन में क्यों रखते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, CaSO4 और आधा जल का अणु, ये क्या हो गया आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसको नमी वाले बर्तन में रख देंगे जिसके अंदर पानी है तो ये जल से अभिक्रिया कर लेगा, जल से अभिक्रिया करके वापस क्या बना लेगा, CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम बना लेगा। क्या बना लेगा, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूखे बर्तन में रखने की सलाह दी जाती है, आर्द्र रोधी बर्तन में रखने से मना किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।